हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू हुए जो आम लोगों को प्रभावित करेंगे। इनमें 8वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल हुआ, जिसमें 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिला। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगे हुए जबकि सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। क्रेडिट स्कोर अब 7 दिन में अपडेट होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड और पीएम किसान योजना के लिए किसान आईडी कार्ड भी नए बदलावों में शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2026 से नई कारों, जीपों और वैन के लिए फास्टैग की अनिवार्य प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा बढ़ाना और एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानियों को खत्म करना होगा। अब फास्टैग का एक्टिवेशन वाहन डेटाबेस से वाहन विवरण सत्यापित होने के बाद ही होगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। मौजूदा फास्टैग के लिए केवल विशेष शिकायतों पर ही आवश्यक होगा। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही का उदाहरण बताया। अखिलेश यादव ने गंगा यमुना की सफाई के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित भारत के दावों के बावजूद लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कैलेंडर का लोकार्पण किया, जिसके हर पन्ने पर राज्य के विकास की तस्वीर है। इसमें 7 निश्चय 3 औद्योगिक विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और मखाना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाया गया। यह कैलेंडर बिहार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को उजागर करता है। वहीं देखिए दोस्तों, पीआरडीए ने एनपीएस में बड़े सुधारों की घोषणा की, जिससे वह अनुसूचित बैंक स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ग्राहकों को बेहतर रिटर्न और वृद्धावस्था में मजबूत आय सुरक्षा प्रदान करना होगा। नए नियमों में पात्रता मानदंड, एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में नई नियुक्तियां और 1 अप्रैल 2026 से निवेश प्रबंधन शुल्क की नई स्लैब आधारित व्यवस्था शामिल होंगी, जिससे गैर सरकारी ग्राहकों के लिए शुल्क कम होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रांची 2026 में रेल, मेट्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। नई ट्रेनें लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। मेट्रो परियोजना शहर को आधुनिक परिवर्तन भी देगी। आईआईटी की स्थापना और नेतरहाट में लड़कियों का प्रवेश शिक्षा को मजबूत करेगा। कांके में रिम्स 2 और सदर अस्पताल में बोन मेरो यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाई जाएगी। आउटर रिंग रोड और फ्लाईओवर यातायात जाम से मुक्ति दिलाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं दोस्तों देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए निर्देश जारी किए। अब मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम स्पष्ट पढ़ने योग्य और कैपिटल अक्षरों में लिखने होंगे। साथ ही केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएगी। यह कदम मरीजों की सुविधा और दवा संबंधी भ्रम को खत्म करने के लिए उठाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर नीति ने डिजिटल इंडिया के विजन में प्रदेश को अग्रणी बनाया। जनवरी 2021 में अधिसूचित नीति ने शुरुआती लक्ष्य समय से पहले हासिल किए। अब संशोधित नीति के तहत 30,000 करोड़ के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता और 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 21,343 करोड़ के निवेश को स्वीकृति मिल चुकी है और 7 परियोजनाएं जिसमें संचालित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 करोड़ 36 लाख के MU हुए। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाली माताओं को भी 2100 रुपये मासिक मिलेंगे, जिनके बच्चे 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाते हैं या कुपोषण से उबरते हैं। 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे मिलेंगे, जबकि 1000 रुपये भविष्य के लिए जमा किए जाएंगे। यह लाभ अधिकतम 3 बच्चों के लिए 3 साल तक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में फरवरी में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोकपर्यटन विभाग सड़कों को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक ग्लोबल CEO और 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने G20 से भी बेहतर तैयारी के निर्देश दिए। खासकर IGI हवाई अड्डा, भारत मंडपम और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास की सड़कों पर होगा।
वहीं दोस्तों देखिए, पुणे नगर निगम चुनाव में महायुति गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कलह सामने आई है। भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट देने का आरोप लगाया। मोहोल ने कहा कि अजित पवार एक और अपराध खत्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को जगह दे रही है। वहीं देखिए, बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने भारत का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा भी किया, जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान में सेना तैनात करने की संभावना भी है। बलूच नेता ने बलूचिस्तान में 79 सालों से जारी मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद का जिक्र करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की भी अपील की, ताकि क्षेत्र में शांति और सहप्रभुता स्थापित हो सके। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 338 नए मरीज पाए गए, जबकि 32 अभी भी आईसीयू में भर्ती है। अब तक लगभग 250 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की 21 टीमें घर घर जाकर लोगों को उबला पानी पीने और बाहर का खाना न खाने की सलाह दे रही है। वहीं दोस्तों देखिए, भुवनेश्वर में नए साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिसमस से 31 दिसंबर तक एक सप्ताह में कुल 32.55 करोड़ रुपए की शराब बिकी। इसमें विदेशी शराब, बियर और देसी शराब शामिल थी। आबकारी विभाग के अनुसार लोगों ने नए साल के स्वागत के लिए जमकर शराब खरीदी, जिससे राजधानी में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कानपुर से माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से परिवहन निगम 270 बसें चलाएगा। मेजर सलमान अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हर 5-10 मिनट पर बसें उपलब्ध होंगी, जो 24 घंटे सेवा देंगी। 9 इलेक्ट्रिक बसें पहले ही प्रयागराज भेजी जा चुकी हैं। यात्रियों को संगम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 50 विशेष शटल बसें भी चलेंगी, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सुविधा मिलेगी। इसका कोई अतिरिक्त किराया भी आपको नहीं देना होगा। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में नए साल के शुरुआती दिनों में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। साल के पहले दिन औसत दिल्ली AQI 380 दर्ज किया गया। प्रदूषण के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी जारी रही। शुक्रवार को भी लोगों को प्रदूषण और ठंड दोनों से राहत नहीं मिली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचे। वे 3 जनवरी को पटना हाई कोर्ट परिसर में ADR भवन, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही ECR न्याय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत गया में न्यायाधीशों के गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन करने वाले हैं और बिहार जुडिशियल अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन में भी भाग लेंगे। वे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं देखिए, भाजपा के प्रवक्ता CR केसवान ने गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक नाना पटोले के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने लोकसभा के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने इसे हिंदू भावनाओं का गंभीर अपमान करार दिया। नाना पटोले ने कहा था कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगवान राम ने दमन करने के लिए काम किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अयोध्या कैलेंडर का अनावरण किया। उन्होंने इस कैलेंडर को अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र अयोध्या की पहचान को सुदृढ़ करेगा। इसमें राजेश कुमार सिंह के आकर्षक छाया चित्र भी थे, जो अयोध्या की दिव्यता, धार्मिक आस्था और स्थापत्य सौंदर्य को दर्शाते हैं। यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया। नए साल पर हुई बैठक में उन्होंने विकास कार्यों पर भी चर्चा की। सीएम ने दिल्ली मेट्रो और इंदौर स्वच्छता मॉडल जैसे सफल प्रयासों से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने जनहितैषी योजनाओं पर भी जोर देते हुए कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें और ड्रेनेज जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान का आह्वान किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पटना में डीएम के निर्देश पर शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। 31 जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 और स्थायी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 9 टीमें इसमें गठित की गई है, जो नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगोल, फुलरीवारी शरीफ व दानापुर में कार्रवाई करेंगी। सड़कों, फुटपाथों और अतिक्रमण कर पौधारोपण व सुंदरीकरण किया जाएगा।
वहीं देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगी। पहले चरण में यह सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर चलेगी। वहीं अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर का 55% काम पूरा हो चुका है, जिससे 508 किमी की दूरी 2 घंटे 17 मिनट में तय होगी। यह परियोजना जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। इसके साथ ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी कोलकाता के बीच 18-19 जनवरी से चलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में उसके विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि DRDO ने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत किया। राजनाथ सिंह ने मिशन सुदर्शन चक्र में भी DRDO की अहम भूमिका पर भी जोर दिया, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। वहीं अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राजस्थान सरकार से भी हर साल 3,000 रुपए आप पा सकते हैं। जी हां, किसानों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान सरकार भी अपना संभव योगदान दे रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत जिन किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें सरकार की ओर से अलग से मदद भी मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि साल में 3 बार PM किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही, साथ में CM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1-1 हज़ार रुपये भी आपको मिलेंगे। मतलब राजस्थान के किसानों को हर साल 9,000 रुपये मिलेंगे। यही नहीं, राजस्थान सरकार से मिलने वाली 3,000 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये की तैयारी भी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कर्नाटक में राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को तगड़ा झटका लगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में 91% लोगों ने माना कि देश और राज्य में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं। सर्वे के इस नतीजे से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी नेता R अशोक ने X पर लिखा कि यह सर्वे कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को LOP यानी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। वहीं देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल 2026 के पहले दिन श्रम विभाग में उजागर 1500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की। उनके आदेश पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता में IAS पंकज अग्रवाल कर रहे थे। समिति में IAS राजीव रतन और IPS पंकज नैन भी शामिल थे। यह समिति 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड भाजपा 5 से 8 जनवरी तक नगर निकायों का घेराव करेगी। यह प्रदर्शन जल्द चुनाव कराने और अफसरशाही व भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए होगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 8 जनवरी से भाजपा जी राम जी योजना का प्रचार भी मंडल स्तर पर करेगी। जिलाध्यक्षों की सूची भी जल्द जारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दूरसंचार विभाग ने 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 लागू किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और भविष्य की 6G तकनीक का मार्ग प्रशस्त होगा। पहली बार बैंड को IMT के लिए चिन्हित किया गया, जिससे मौजूदा 5G और आगामी 6G सेवाओं को कम लागत पर उच्च गति मिलेगी। यह कदम धीमी 5G शिकायतों को दूर करेगा और वैश्विक निर्माताओं को संकेत देगा, जिसका CEO ने स्वागत किया। वहीं दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि आजीविका सखियां पारंपरिक खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से बदल रही है। 26,373 महिलाएं 75 जिलों में किसानों को मिट्टी जांच, जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण सिखा रही है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार को संगम करेगा, जो पशुपालन को भी बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है। यह योगी सरकार की गाँवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल पर सरकार को नफरती हिंसा करने वालों के खिलाफ बिना पक्षपात सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश में नफरती तनाव व हिंसा का माहौल खत्म होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र व राज्य सरकारों से अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों पर काम करने का आग्रह किया। साथ ही बहुजन समाज में निवेश की नीति बनाने पर भी जोर दिया। वहीं देखिए सीतापुर में एक दरिंदे चाचा ने अपनी 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना तब हुई जब भतीजी आटा देने आरोपी के घर गई थी। मां की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर। भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि मुख्य विपक्षी पार्टी झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रही है, जबकि लोग इसे एक के बाद एक चुनावों में नकार चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को नए साल का तोहफा दिया। अब रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर किराए में 3% की छूट मिलेगी। यह योजना 14 फरवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी। यूपीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर आपको छूट मिलेगी, जबकि आर वॉलेट पर मौजूदा कैशबैक जारी भी रहेगा। इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और लंबी कतारें भी कम होंगी। वहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में बच्चे नहीं चला पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी है। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के प्रयोग पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। फ्रांसीसी सरकार सितंबर 2026 से इन बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया साइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और हाई स्कूल में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर रोक लगाने की योजना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें 400 एमसीडी परिसरों में होंगे। मार्च तक एमसीडी 250 केंद्र खोलेगी, खासकर खाली पड़े स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में, ताकि लोगों को घर के पास इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार प्रति केंद्र 25 लाख की सहायता दे रही है। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेंगे और 12 निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच और परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। वहीं देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल पर संदेश में कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2026 तक कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे और कई आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी मिली। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। आयुष्मान भारत और अटल कैंटीन जैसी योजनाओं से लोगों को राहत भी मिलेगी। सरकार दिल्ली विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने बरगढ़ धनु यात्रा के दौरान 1362 करोड़ रुपए की 123 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने 380 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं की घोषणा भी की, जिनमें सीवेज प्लांट और अटल बस स्टैंड शामिल है। मांझी ने सामाजिक योजनाओं और धनु यात्रा अनुदान में वृद्धि का भी उल्लेख किया, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी। वहीं दोस्तों देखिए, जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को अप्रैल 2026 से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, रेलवे, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों के सहयोग से स्मार्ट क्लास और वाईफाई युक्त स्कूलों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं की 2869 सीटों के लिए कुल 33,606 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 15 जनवरी को होने वाले मतदान में प्रति सीट औसतन 11 से अधिक उम्मीदवार होंगे। मुंबई की बीएमसी में 227 सीटों के लिए 2516 नामांकन दर्ज हुए, जिसका राजनीतिक महत्व बढ़ चुका है। पुणे, नागपुर और नासिक सहित अन्य शहरों में भी बड़ी संख्या में नामांकन हुए। वहीं अगली खबर देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में उथल पुथल लगातार जारी है। फरवरी 2026 के चुनावों से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया। यह यूनुस प्रशासन में बढ़ती अस्थिरता का संकेत भी है। खासकर गृह मंत्रालय के एक अन्य सलाहकार के इस्तीफे के बाद सरकार पर निष्पक्ष चुनाव कराने का दबाव बढ़ चुका है, जबकि अवामी लीग पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे विवादास्पद हो सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चुनावी अधिकारियों को धमकाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। आयोग ने कहा कि बीएलओ और ईआरओ को धमकाने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आयोग ने बंगाल सरकार को बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करने का निर्देश भी दिया। साथ ही टीएमसी से कानून का पालन करने और मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों माफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानून व्यवस्था और पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बर्बाद किया जा रहा है। प्रदेश में घूमकर कहीं हथियार बांट रहे हैं, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट हो रही है, तो कहीं बहन बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं।